सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन में वो गुनेड्स है, पीनियल बॉडी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमसे रह गया था एंड तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये कुछ चीज़ें हैं और इसके साथ साथ हमारे पास इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो और डिफरेंट चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, राइट? ओके, माय पेन इज जस्ट स्टक पहले की तरह। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम ये सारी चीजें देखिए डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज ग्लैंड, व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं गोनेड्स और पीनियन बॉडी के बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, ये सारे हमारे पास वो ग्लैंड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें सिक्रीट करते हैं। आप लोगों को ये दिखाया था। देन इसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। वालेकुम अस्सलाम बेंजामिन, वेलकम 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 वेलकम, खुश आमदीद। और अब है हमारा टॉपिक गोनेड्स। तो गोनेड्स कहाँ हैं भाई? गोनेड्स, पीनियल बॉडी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये टॉपिक्स हैं। तो पहले हम गोनेड्स से स्टार्ट करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड सबको क्लियर था ना? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। वालेकुम अस्सलाम अनाबिया। ओके ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोनेड्स। तो गोनेड्स हमारे पास क्या होते हैं भाई? ओके, गोनेड्स हमारे पास इट इज द कलेक्टिव टर्म फॉर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, इसमें हम जो है वो उनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेल्स के पास क्या होते हैं भाई? टेस्टिस होती हैं, फीमेल्स के पास ओवरीज होती हैं। ठीक है, तो देयर आर, सो दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, हार्मोन ऑफ दीज ग्लैंड मेंटेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, एक प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्राइमरी वो होते हैं जो प्यूबर्टी से पहले आते हैं, फॉर एग्जांपल फीमेल्स में टेस्टिस का होना एंड मेल के अंदर मेल सॉरी गलत फीमेल में ओवरीज का होना और मेल में टेस्टिस का होना, दीज आर द प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं भाई? तो आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाना एंड ऑल द स्टफ लाइक दैट। एंड हसन सॉरी, एंड बाकी जो है वो मेल्स के अंदर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टार्ट हो जाना। ठीक है, और आवाज में डीपनिंग आ जाना थोड़ी, वॉइस का थोड़ा बड़ा हो जाना, बियर्ड आ जाना। ठीक है, प्यूबिक हेयर्स का आ जाना। दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेल की। तो मेल में हमारे पास टेस्टीज हैं। ओके भाई, मेरा पेन चल नहीं रहा, ये नून अकेडमी का एज यूजुअल मसले चल रहे हैं भाई। ठीक है, पेन चल रही ना, तो आप लोग बस यहाँ से देखते जाएं। ओके, किसी और चीज पे जरा लगाते हैं, या वहाँ चलता है या नहीं चलता? जस्ट अ मिनट। ओके ओके, सो अगर टेस्टिस की बात करें तो लोकेशन की सबसे अगर बात की जाए तो अ पेयर ऑफ टेस्टिस लोकेटेड बिटवीन द थाई इन द स्कॉर्टम इन द मेल्स। ठीक है, तो नॉर्मल एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है किडनीज की? ये हमारे पास दोनों थाइज के बीच में होते हैं। ठीक है, और एक हमारे पास मसल्स का एक पाउच होता है, स्किन का एक पाउच होता है जिसे हम स्कॉर्टम कहते हैं। तो स्कॉर्टम के अंदर टेस्टीज नीचे की तरफ लाई करते हैं। ठीक है, ओके, इसके ऊपर एक रीजंस भी आता है कि वाई टेस्टीज आर लिटिल लोअर और थाइस के नीचे स्कॉर्टम में क्यों होते हैं। ठीक है, तो बोर्ड में ये रीजन आता है। तो उस रीजन का जवाब ये होता है कि जो स्पर्म होता है ना, तो स्पर्म बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा 1-2 डिग्री कम पे ही मेच्योर होता है। ठीक है, लाइक 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो स्पर्म जो है वो कितने पे वर्क हो करता है?
वो जो है हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मेच्योर होता है। तो इसलिए टेस्टिस जो हैं वो थोड़ा सा डिसेंड डाउन करती हैं स्कॉटम के अंदर इन बिटवीन टू थाइज। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। हार्मोन्स की बात करें तो किडनी नॉट किडनी, टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज करता है एंड दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, प्राइमरीली इसका काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, हम चैप्टर 4 में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के कौन कौन से स्टेप्स हैं। देन इसके बाद इट कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अपीयरेंस ऑफ बियर्ड, डीपनिंग ऑफ वॉइस, एनलार्ज एंड स्ट्रेंथन ऑफ मसल्स। तो मेल्स के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो आफ्टर प्यूबर्टी आते हैं, उसमें हमारे पास बियर्ड का आ जाना, ठीक है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, स्पर्म्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना, ठीक है, enlarge and strengthen मसल्स, मसल्स का थोड़ा सख्त हो जाते हैं मेल्स के। ठीक है, तो दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल। तो ये सारे के सारे काम कौन करता है, ये टेस्टिस में से जो हार्मोन रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, वो करती है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? टेस्टिस का काम क्लियर है सब लोगों को? क्रिस्टल क्लियर? इसके बाद हैं ओवरीज। ओके ओके, ओवरीज की बात करें तो ओवरीज की अगर हम बात करें तो ओवरीज हमारे पास कहाँ पे होती है भाई, दे आर इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है इनकी, ये हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो होता है उसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। जो ओवरीज होती हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं उसमें दो हार्मोन बहुत फेमस हैं। ठीक है, दीज आर एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन्स। ठीक हो गया, अब हम जरा देखते हैं आगे कि एस्ट्रोजन का क्या काम है और प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है। तो बाकी अगर ओवरीज को देखना है तो इस डायग्राम में आप लोगों को बीच में से ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब देखें मार्कर नहीं चल रहा तो लोकेट करना भी आसान नहीं है। खैर सब लोग इस वाले डायग्राम में देखें ओवरीज कहाँ पे हैं, सब लोग लोकेट कर ही सकते हैं अपने से। ठीक है, सो ये हमारे पास ओवरीज हैं। ओवरीज का क्या काम होता है भाई, ओवरीज का काम होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना। ओके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना। ठीक हो गया, और इसके साथ साथ स्पर्म को ओवम को मैच्योर करने में, फॉलिकल्स को मैच्योर करने में। ठीक है, ये रोल होता है हमारे पास। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो ये देखें ओवरीज कहाँ पे होती हैं, तो नीचे एब्डोमिनल रीजन के अंदर होती हैं, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ठीक हो गया, देन इसके बाद यस, अब देखें जरा कि जो हार्मोन ये रिलीज करती है उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एस्ट्रोजन देखें, सबसे पहला पॉइंट मेंटेन oogenesis। तो oogenesis क्या होता है, तो जो एक छोटा फॉलिकल होता है ना, वो जब मेच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होता है और वो फॉलिकल फिर अल्टीमेटली ओवम में कन्वर्ट होता है ना, तो दिस प्रोसेस। हेलो हेलो हेलो, ऑडिबल विजिबल? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही? ओके, सो फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन की हम बात करते थे। तो एस्ट्रोजन का काम क्या है भाई, इट मेंटेन oogenesis। ठीक है, oogenesis को मेंटेन रखता है ये। तो oogenesis में क्या होता है हमारे पास, जो ओवम्स की प्रोडक्शंस होती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, इसके बाद क्या है, इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ एफएसएच। तो एफएसएच के जो रिलीज है ना उसको भी ये इनहिबिट करता है। मतलब जब एफएसएच आता है, एफएसएच जो है वो क्या कराता है, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कराता है। जी, ओवम एग को कहते हैं ऐसे ही। ठीक है, मेच्योर एग जो होता है। ठीक हो गया, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एलएच। तो इन दोनों हार्मोन्स की, एलएच की और एफएसएच की, ये क्या करता है, इनहिबिशन करवाता है। ठीक है, इट कंट्रोल फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स, ग्रोथ ऑफ यूट्रस। ठीक है, ग्रोथ ऑफ यूट्रस इन विजाइना, appearance of pubic hairs, sweetening of voice, and onset of menstrual cycle. तो these are the secondary sexual characteristics of females। ठीक है, ये आउट आफ्टर प्यूबर्टी आते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? मेल्स के अंदर क्या होता है, डीपनिंग ऑफ वॉइस होती है, और फीमेल्स के अंदर स्वीटनिंग ऑफ वॉइस होती है।
ठीक हो गया। ओके, नीचे जाएं, लास्ट में फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन की तरह देखिए। तो प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है भाई? इट प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, लाइबा खान आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में ये चीज मिल जाएगी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एफएसएच एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलएच। वी हैव, हमने बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात कर ली है। एफएसएच का काम ये होता है, शॉर्ट शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। जो फॉलिकल्स होते हैं ओवरीज के अंदर, जो छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, उनको मेच्योर फॉलिकल और ओवम में कन्वर्ट करवाना। ठीक है, एलएच का काम होता है ओव्यूलेशन करवाना। ओके, गॉट इट। बाकी जो है वो डिटेल अगर चाहिए तो आप वहां पे देख सकती हो। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम रुमैसा खान, वेलकम वेलकम वेलकम। इसके बाद प्रोजेस्टेरोन को जरा देखें। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो यूट्रस को प्रिपेयर करता है किस चीज के लिए? फर्टिलाइज्ड ओवम को इम्प्लांटेशन के लिए। वहां पे अगर इम्प्लांटेशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास इफ देयर इज फर्टिलाइज्ड ओवम, तो उसको इम्प्लांट करेगा अपने अंदर। ठीक है, साथ साथ में मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, पूरी प्रेगनेंसी को स्टार्ट से लेकर एंड तक मेंटेन करके रखता है। अगर नहीं होगा ना, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, तो प्रोजेस्टेरोन अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा बताए? मिसकैरेज हो जाएगा और प्रेगनेंसी मेंटेन ही नहीं रह पाएगी। इसके बाद इट इट प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच इन्वॉल्व इन मिल्क प्रोडक्शन। तो ये मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। प्रोमेसा स्लाइड्स नजर नहीं आ रही आपको? स्लाइड नजर नहीं आ रही? ओके, ऑडिबल विजिबल आवाज आ रही है मेरी? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? गुनेड्स के बारे में किसी को कंफ्यूजन? ओके, दैट्स गुड। चलें, अच्छी बात है कि सब लोगों को क्लियर है। सो गोनेड्स के बस तीन ही हार्मोन्स थे। एक टेस्टोस्टेरोन जो मेल्स में था, काम बता दिया उसका, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स के क्या होते हैं? तो डीपनिंग ऑफ वॉइस, पीयूबिक हेयर का आ जाना, ठीक है, आवाज में मोटापन आ जाना, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स, और स्पर्म्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना। ठीक है, दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल। बाकी फीमेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ बता दिया, उनको कौन मेंटेन करेगा? एस्ट्रोजन। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे जो कर्सर इधर मूव कराता हूँ, तो कर्सर आप लोगों को नजर आता है या आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्लाइड नजर आती है? कर्सर तो नहीं नजर आता ना? जो छोटा सा तीर होता है कर्सर, ओनली स्लाइड। अब ना मेरा मार्क ग्राफिक टैबलेट काम नहीं कर, मतलब वो काम कर रहा है लेकिन नून की ये चीज सपोर्ट नहीं कर रही। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। ऐसे समझ आ रहा है ना सब लोगों को? वैसे मेरा लिखने की आदत बहुत ज्यादा है। ओके, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो देखें। ओके, चलें, अच्छी बात है। चलें, अच्छी बात है। सो नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड ऑन द राइट साइड ये भी मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें टेस्टीज हैं। ठीक है, तो टेस्टीज को जरा देखें तो टेस्टीज आर जस्ट इन द पाउच ऑफ स्किन, स्कॉर्टम के अंदर होते हैं टेस्टिकल्स। ठीक है, बाकी ऑन द राइट देखें तो यहाँ पे आप लोगों को छोटी छोटी ट्यूब्स नजर आ रही होंगी। दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन बनता है और यहीं पे स्पर्म की प्रोडक्शन भी होती है। ठीक है, बाकी आप लोगों को एपिडाइडिमस दिख रहा होगा जो बहुत बड़ा। ठीक है, मिडल में आप लोगों को एक स्ट्रक्चर एपिडाइडिमस है। ठीक है, तो एपिडाइडिमस के अंदर मेचुरेशन ऑफ स्पर्म्स होती है। ठीक है, ये खैर हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4 के अंदर डिटेल में। बाकी आप लोगों को ओवरीज के बारे में तो बता ही दिया था कि ओवरीज की नॉर्मल लोकेशन क्या होती है, तो एब्डोमिनल कैविटी में होती है। ठीक है, दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। गोनैड्स यहाँ पे क्लियर है सब लोगों को? अब एक और ग्लैंड है पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड का क्या काम होता है? तो पीनियल ग्लैंड जो होता है हमारे पास, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। ठीक है, यहाँ देखें डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा होगा पीनियल ग्लैंड और पीनियल बॉडी। तो सीएनएस के अंदर जस्ट हाइपोथैलेमस के ऊपर, हाइपोथैलेमस के नीचे कौन सा ग्लैंड होता है?
पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और इसके पीछे वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे क्या, कौन सा ग्लैंड होता है? पीनियल ग्लैंड होता है। तो देखें सीएनएस में दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड जो होता है, ये पीनियल बॉडी जो होती है, वो एक हार्मोन रिलीज करती है विच इज कॉल्ड मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन को बोला जाता है स्लीप हार्मोन। ठीक है, स्लीप हार्मोन। तो मेलाटोनिन जो है वो कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग डार्क, जब ना रात हो जाती है तो उस वक्त ये रिलीज होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, आपको नींद आने लगती है। तो ये सर्काडियन रिदम्स को फॉलो करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल दिन होता है ना, तो दिन पे आप लोगों का जो मेलाटोनिन होता है वो कम सीक्रेट होता है। ठीक है, ये लाइट की स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली होता है। जितना कम लाइट का स्टिमुलस होगा उतनी ज्यादा मेलाटोनिन की सिक्रीशन होगी। तो डार्कनेस में जब आप लोगों को नींद आती है, रात को नींद क्यों आती है? तो ड्यू टू मेलाटोनिन। और पूरा ये और भी रीजंस हैं कि दिन में आप लोग बहुत थक जाते हैं, डिफरेंट रीजंस आर देयर, बट मेलाटोनिन जो है वो ये करती है। स्लीपिंग पिल्स, ओके। स्लीपिंग पिल मेलाटोनिन को रिलीज कर सकती हैं या नहीं? ठीक है। तो जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं ना, जो सेडेटिव मेडिसिन होती हैं या जो हिप्नोटिक्स होती हैं, दे वर्क ऑन अ डिफरेंट, वो डिफरेंट तरह से वर्क करती हैं। वो आपके सीएनएस को काम डाउन कर देती हैं। ठीक है, तो सीएनएस जब काम डाउन होता है ना, जो सेडेटिव हो जाता है, ठीक है, जब वो काम डाउन हो जाता है तो आपको नींद आती है। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। वेलकम तहीरा। तो हसन गॉट इट। जी हाँ, अब ये देखो, बेबी, ये इनको काम डाउन वाला सॉन्ग याद आ जाएगा। बेबी काम डाउन। पीनियल ग्लैंड का क्लियर है सब लोगों को? पीनियल बॉडी और पीनियल ग्लैंड का क्लियर है? जी जी, सर की क्लास ऑन है भाई। ओके। अच्छा, कल का पूछ रही है? ओके, यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को? यहाँ देखें, मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड, लोकेशन क्या है भाई? इट इज अ टाइनी कोन शेप बॉडी विद इन द ब्रेन। हार्मोन तो मेलाटोनिन एट नाइट। Function of melatonin, it responds to the external conditions of light and darkness as a second as a sense through the eyes। ठीक है, तो आपकी आंखों से जितनी अमाउंट ऑफ लाइट जाती है ना, उसके हिसाब से मेलाटोनिन रिलीज होता है। ज्यादा लाइट जाती है तो मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता, कम लाइट जाती है तो मेलाटोनिन रिलीज होता है। सर्दियों में आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है, जब सूरज नहीं होता तो नींद ज्यादा क्यों आती है? ठीक है, क्योंकि लाइट का स्टिमुलस क्या है, कम है। तो जब कम है ना, तो उसकी वजह से फिर मेलाटोनिन ज्यादा रिलीज होता है। जब मेलाटोनिन ज्यादा रिलीज होता है तो फिर नींद आती है। कभी ऐसा ऑब्जर्व किया सर्दियों में क्यों ज्यादा नींद आती है, या बारिश के मौसम में क्यों ज्यादा नींद आती है? तो दैट्स द रीजन। ठीक है, बारिश में ज्यादा अच्छी नींद आती है ना। हम तो गांव में वही सो जाते थे आराम से। और बारिश का जो साउंड होता है ना, वो कानों में जब लगता है तो कितने मजे की नींद आती है। ओके, द लेवल ऑफ मेलाटोनिन वेरीज फ्रॉम डे टू नाइट। ठीक है, विद द सीजन, सीजन्स के साथ भी ये देखें, सीजन्स, गर्मी होगी तो अलग, सर्दी होगी तो अलग। ठीक है, मेलाटोनिन इन्फ्लुएंसेस बायोलॉजिकल रिदम्स। ठीक है, which are dependent on time such as sleep cycle, onset of puberty, ovulation, and thus work as a biological clock। ठीक है, एक चीज और है कि जो हमारे पास फीमेल जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनकी बॉडी में भी मेलाटोनिन अच्छा खासा रिलीज होता है। इसकी वजह से, मेलाटोनिन की वजह से जो है वो, उनकी स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक मेलाटोनिन? एक चीज और है, ये जो आप लोग जो लैपटॉप, ये जो भी गैजेट्स हैं, आईपैड, मोबाइल, सोने से पहले यूज करते हैं ना आप लोग रात को, तो ये मेलाटोनिन को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं। इसीलिए रात को जब आप लोग मोबाइल देखें,
जो लाइट होती है ना, ये व्हाइट वाली लाइट एकदम मोबाइल की स्क्रीन से जो निकल के आती है, ठीक है, तो ये मेलाटोनिन की सिक्रीशन को कम करेगी। मेलाटोनिन की सिक्रीशन को कम करेगी तो फिर क्या होता है, फिर नींद नहीं आती, ठीक है। और फिर ये नींद का ना ना आने की वजह से फिर आप लोग यही 3-4 बजे तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं। लास्ट वाला पॉइंट, बायोलॉजिकल क्लॉक। ओके, बायोलॉजिकल क्लॉक में हमारे पास क्या है कि देखो, हमारे सिस्टम में, बॉडी में एक रिदम्स काम करते हैं ना, सर्काडियन रिदम्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हार्मोन जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक, देखें, रात को रिलीज होता है, दिन में नहीं होता, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक टाइम है ना इसका। एंड सिमिलरली डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट अमाउंट में रिलीज होता है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लाइट, जो लाइट की अमाउंट जाती है ना आपकी आइज के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। ज्यादा शार्प और वाइट लाइट जाएगी तो क्या होगा, उससे मेलाटोनिन की सिक्रीशन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। दिन को नींद क्यों आती है, वेरी गुड। और येलो लाइट का कोई फर्क पड़ता है आइज केयर वाले? हाँ, वैसे जितनी वाइट और शार्प लाइट होती है ना, उतना ज्यादा मेलाटोनिन की सिक्रीशन सप्रेस होती है, ठीक है। बाकी जो डिम लाइट होती है, जैसे येलो लाइट, या जैसे हसन बोल रहे थे कि ब्लू फिल्टर लगा दिया, तो इन चीज़ों से, या लैपटॉप में नाइट मोड होता है, या हर चीज़ में नाइट मोड होता है, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि मेलाटोनिन की सिक्रीशंस पॉसिबली थोड़ी हो पाए, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली टू बी स्पेसिफिक, रात में इसकी सिक्रीशंस ज़्यादा होती हैं जब लाइट की स्टिमुलस कम होती है, ठीक है। अब दिन में क्यों नींद आती है, तो भाई दिस इज अ बिग क्वेश्चन, दिन में क्यों नींद आती है। तो नींद आने के ना, देयर आर मल्टीपल रीजंस। एक लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था क्या, एडीएच, सॉरी नॉट एडीएच, मैंने आप लोगों को कैफीन बताया था जब हम सीएनएस की ड्रग्स पढ़ रहे थे, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो तब मैंने आप लोगों को कैफीन का रोल बताया था, ठीक है। रोल बताया था ना कैफीन का, ये क्या काम करता है। तो देखें, अगर आपने बहुत ज़्यादा वर्किंग कर ली है, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड अप हो गए हैं, तो स्लीप सिर्फ एक मेलाटोनिन पे डिपेंड नहीं करता। आपने फॉर एग्जांपल दिल में बहुत ऐसी एग्जॉस्ट होने वाली एक्टिविटी कर ली है, ऐसा कुछ कर लिया है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत फटीग हो गया है, बहुत थकावट हो गई है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एग्जॉस्ट हो गया है और आपको अब थोड़े रेस्ट चाहिए, ठीक है। तो दिन में इस वजह से आती है, ठीक हो गया। बाकी हम पाकिस्तानी लेजी कौम है, हर वक्त नींद आती है हमें, दिन में भी और रात में भी, ठीक है। हाँ, तो ना भी पूरे दिन में आपने नींद कर ली और अब तो मोबाइल आपके हाथ में होगा, वही बेबी काउंटडाउन देख रही होंगी, तो फिर कहाँ से नींद आएगी। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? पीनियल बॉडी, पीनियल ग्लैंड क्लियर है सब लोगों को? जी जी बिल्कुल हसन, ऐसे ही है, हसन ऐसे ही है, ठीक है। जी जी, दोपहर में भी, हाँ, पाकिस्तानी कौम हर वक्त सोती रहती है ना, इसी वजह से हमसे बाकी सब लोग आगे चले गए। इसके बाद थाइमस ग्लैंड है। ओके, थाइमस ग्लैंड की अगर हम बात करें, नॉर्मल इसकी लोकेशन की जरा बात करें, एनाटॉमिकल लोकेशन, तो थाइमस ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, ठीक है, अपर पार्ट में होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि थाइमस कहाँ पे है, ठीक है। जी जी, ऐसे ही है समरा। हम मोबाइल यूज करते हैं ना, मोबाइल, तो लाइट की जो स्टिमुलस होती है वो मेलेटोनिन को सप्रेस करती है, ठीक है, तो इसी वजह से। और ऑन टॉप हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स, अब देखो, एक तो नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, कि भैया आपको दिन, एक नॉर्मल, एक अज्यूम करें, ठीक है, अब अपनी बात छोड़ दें, एक छोटा सा, फॉर एग्जांपल न्यू बॉर्न बेबी है ना, खैर न्यू बॉर्न बेबी तो ज्यादा सोते ही रहते हैं,
लेकिन उनका स्लीपिंग पैटर्न आप देखेंगे तो उनमें जो बायोलॉजिकल क्लॉक काम करती है ना, तो दिन में जो है वो क्या होता है, दिन में सोते हैं और रात में, बल्कि इनफैक्ट उल्टा होता है। नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है कि हम दिन में जो है वो जागें, और इवन ये हमारे इस्लाम से भी ये चीज़ वो है ना कि सुबह जैसे ही नमाज पढ़ें उसके बाद रोजी रोटी तलाश करें, ठीक है, और जैसे ही नाइट हो जाए तो सो जाएं, ठीक है। तो ये अल्लाह पाक ने हमें बताया हुआ है, एंड दिस इज द नॉर्मल सर्काडियन रिदम्स और नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक। और वेस्ट में ऐसे ही करते हैं वो लोग। वो कहते हैं ना वेस्ट वाले इतने कामयाब क्यों हैं, तो वो सुबह जल्दी उठते हैं और रात को जल्दी सोते हैं, और हम पाकिस्तानी रात को 3-3 बजे 4-4 बजे तक जाग रहे होते हैं, फिर सोते हैं, फिर जब उठते हैं तो वो 11-12-1 बजे उठते हैं, पूरा आधा एक दिन चला जाता है, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल क्लॉक जो है, नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक, वो क्या है, दिन दिन में हमें जाग के काम करने के लिए है और रात में सोने के लिए है। और मेजॉरिटी वेस्ट में जितने भी डेवलप कंट्रीज है ना, उनके लोग मेजॉरिटी इसी चीज को फॉलो करते हैं, ज्यादा जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हम फॉर एग्जांपल हम सुबह 12-1 बजे उठते हैं, 1 बजे ऑलरेडी एक दिन खत्म हो गया, मतलब आधा दिन चला गया, उसके बाद फिर हमारे 5-6-7 तक कुछ थोड़ा काम कर लिया, फिर उसके बाद काम नहीं होता दोबारा, आपकी बॉडी डल हो जाती है। हसन ये बहुत अच्छी रूटीन है, वेरी गुड, ठीक है, हाँ, यस। न्यू बॉर्न बेबी को ज्यादा नींद क्यों आती है भाई, वो बेचारे कुछ ज्यादा काम करते नहीं, उनको कोई काम वाम तो होता नहीं है, बस सोना होता है और अपना अंगूठा मुंह में लेके उसको वो होता है। नहीं लाइबा, अभी इट्स नॉट ट्रू, एनिमल रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो डॉग्स के लिए है। डॉग्स डॉग्स जो है वो करते हैं ऐसा। हाँ, डॉग्स और बैट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रात को निकलते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी मेजोरिटी देखें, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक नेम नहीं लिया था, मतलब उसका वो आपको एनिमल बोल रही थी, सो सैड। हाँ, तो वो आपको एनिमल बोल रही थी, जाहिर सी बात। आपको डायरेक्टली डॉग नहीं बोल के उसने अम्मी ने ऐसे बोल दिया, जबरदस्त, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। ओके चलें, खैर भाई, अब मेलाटोनिन से जरा इस पे आए। लाइबा भी, हाँ चलें, ये अच्छी बात है ये, चलें ज़हीरा, आप अच्छी जल्दी बात है। ठीक है, ओके। अब थाइमस ग्लैंड नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, तो अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, ठीक है। जो ब्रेस्ट बोन होती है, जो हमारे पास स्टर्नम होती है, उसके पीछे आप लोगों के पास ये थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के फ्रंट पे और ब्रेस्ट बोन स्टर्नम के पीछे ये एक ग्लैंड होता है, दिस इज कॉल्ड थाइमस ग्लैंड। एंड थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है भाई, अच्छा वैसे इसकी दो लोब्स होती हैं, ठीक है, और दोनों लोब्स इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया होती हैं। तो यहाँ नीचे देख देख सकते हैं थाइमस ग्लैंड की एक लोब को डिटेल में बताया गया है, और दूसरी लोब में देखें, दूसरे उसमें देखें, उसी डायग्राम की दूसरे पार्ट में, तो आप लोगों को दो लोब्स नजर आ रही होंगी। तो दीज आर द टू लोब्स ऑफ थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड सिक्रीट क्या करता है भाई, थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है विच इज कॉल्ड थायोमोसिन, ठीक है, ठीक है, थायोमोसिन कहते हैं। तो जो थायोमोसिन होता है ना, वो क्या करता है, थायोमोसिन हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स की ग्रोथ करवाता है, ठीक है। तो इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इस टी में इस टी लिम्फोसाइट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर इम्यूनिटी में ये चीज पढ़ी होगी, व्हाट आर टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। तो ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब इनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन ये कौन करवाता है, ये थायोमोसिन करवाता है, ठीक है। तो
तो थाइमस ग्लैंड से एक ही हार्मोन आता है विच इज थायोमोसिन, और थायोमोसिन किसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है? टी लिम्फोसाइट्स की। और टी लिम्फोसाइट हमें बहुत स्पेसिफिक इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल वायरस है तो वायरस को ही मारेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़े, टी लिम्फोसाइट क्लियर है सब लोगों को? ओके। नहीं, सिदराशा ऐसा नहीं है कि जो है वो मेलेटोनिन की सिक्रीशन ज्यादा हो। बेबीज में और बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, वो सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं, ज्यादा सोते हैं, ठीक है। ये देखें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ज्यादा होने का मतलब ये है ना कि ज्यादा खिचड़ी पकना, ऐसा जिम कर ले। अब ज्यादा खिचड़ी पकना, अब सीएनएस में अगर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी, तो वही चीज उनका जो वो एडेनोसिन रिसेप्टर होगा वो ज्यादा एक्टिवेट होगा और उन्हें ज्यादा नींद आएगी, ठीक है। थाइमस ग्लैंड वाली स्लाइड लगा दूं? ओके, मैं इसलिए स्लाइड्स आप लोगों को भेज दूंगा, डोंट वरी। ये रही थाइमस ग्लैंड वाली स्लाइड्स, ये रही, ठीक है। ओके। ओल्ड एज में थाइमस ग्लैंड कम होता जाता है। देखें, ओल्ड एज में जैसे ही हमारी एजिंग आती है ना, तो नॉट थाइमस ग्लैंड ओनली, हर एक चीज की एक्टिविटी, एफिशिएंसी जो होती है ना, वो कम होती रहती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस देखें, हमने जो डिजीजेस पढ़ी, अल्जाइमर, पार्किंसंस, तो ओल्ड एज लोगों में ऑलमोस्ट ये डिजीजेस हो ही जाती हैं, ठीक है। तो सिमिलरली, जैसे फॉर एग्जांपल डे के स्टार्ट में है, अज्यूम करें आपकी जिंदगी एक दिन की है, जस्ट अज्यूम करें, तो डे के स्टार्ट में तो आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग एक परफेक्टली, एंड देन जैसे ही आहिस्ता 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 क्या होता है, आफ्टरनून आता है, ठीक है, और टाइम जैसे जैसे चलता रहता है, तो आपकी बैटरी डिम 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 करने स्टार्ट कर देती है, ठीक है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो 12 बजे उठते हैं, वो तो उसी उनका सुबह का टाइम वही होगा। लेकिन जो लोग अज्यूम करो सुबह 7 बजे उठे हैं, तो सुबह 7 बजे एकदम फ्रेश, थोड़ा 11-12 बजे तक थोड़ा सा उनकी एनर्जी डाउन, 12-1 तक थोड़ी सी और डाउन, और ऐसा करते करते अगर वो सोए ना, एक नैप ना लें बीच में, तो डिम 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 सारी चीज़ों का क्या होता है, सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं, ठीक है। तो सिमिलरली विद एजिंग, जैसे बहुत सारी, जैसे पार्किंसंस डिजीज हो जाती है, जैसे अल्जाइमर हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेल्स के अंदर प्रोस्टेट कैंसर इज अ वेरी कॉमन ड्यू टू एजिंग, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी थाइमस ग्लैंड की एक्टिविटी भी थोड़ी ड्रॉप डाउन हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से किडनीज का फंक्शन भी, अब एक न्यू बॉर्न बेबी है या एक अडल्ट है, नॉर्मल अडल्ट है, 12-20 22 साल का, उसकी किडनी में और एक ओल्ड एज पर्सन की किडनी में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा, ठीक है। तो हर चीज डिम 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 मतलब टाइम के साथ कम होती जाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ओके, इसके बाद हमने ना एड्रिनल ग्लैंड तो पढ़ लिया था। एग्जैक्टली हसन, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। हमने एड्रिनल ग्लैंड डिस्कस कर लिया था। तो एड्रिनल ग्लैंड में किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे दो हार्मोन्स, दो टाइप्स के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, और एक जो एड्रिनल मेडुला से होते हैं। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन होते हैं, वो हमारे पास, दे आर कॉल्ड कलेक्टिवली, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इनमें से हमारे पास एल्डोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे हार्मोन्स थे जो मेडुला से सिर्फ रिलीज होते हैं, और मेडुला से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, दीज आर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। और ये क्या करवाते हैं भाई, ये उस वक्त रिलीज होते हैं जब क्या होता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जब इमरजेंसी की कंडीशन होती है।
एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन क्या करवा देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कभी स्ट्रेस, कभी ऐसी कंडीशन आए, फ्लाइट और फाइट वाली कंडीशन, जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उस वक्त ये एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। जैसे मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़े डॉग की एग्जांपल दी थी, अज्यूम करो एक बहुत बड़ा सा बड़े मुंह वाला डॉग आपके पीछे पड़ गया और वो आपके पीछे भाग रहा है, तो देन आप इमरजेंसी कंडीशन में है, तो उस वक्त एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, मसल्स में ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, प्यूपल डायलेट हो जाएगा। तो दीज और ये सारी चीजें कौन करवाते हैं, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन करवाते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं जरा, ओके इसके बाद जरा एड्रिनल ग्लैंड की डिजीजेस हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड स्पेसिफिकली जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, उससे रिलेटेड दो डिजीजेस हैं हमारे पास। सबसे पहले है हमारे पास, some people pronounce it's Cushing syndrome, कुछ Cushing syndrome कहते हैं, it's up to you guys कि आप इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट दिस इज, मैं इसे Cushing syndrome के नाम से प्रोनाउंस करता हूँ, माइट बी इट रॉन्ग, लेकिन इट्स Cushing syndrome और Cushing syndrome। तो Cushing syndrome और Cushing syndrome में क्या होता है, ड्यू टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल की क्या हो जाती है, इंक्रीज प्रोडक्शन होती है। जब कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है ना, तो उससे फिर क्या होता है, ओबेसिटी, मोटापा, मून फेस, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, मसल वेस्टिंग ड्यू टू इंक्रीज प्रोटीन आउटपुट। ठीक है, मसल्स मतलब कमजोर हो जाते हैं, प्रोटीन की डिग्रेडेशन ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देन इसके साथ साथ हाइपरटेंशन, मून फेस, अभी अभी आपको पता लगेगा कि मून फेस कैसा होता है। जस्ट लुक एट दिस, देखिए मून फेस, एकदम ना राउंड सा फेस, देखिए चाइनीज लाइक फेस बोल सकते हैं। तो ऐसा फेस जो होता है पूरा राउंड सा, तो दिस इज मून फेस। ठीक है, तो these are the symptoms of Cushing syndrome: thinning of hair, red cheeks, moon face, extra face on the body hair। ठीक है, एक्स्ट्रा फेस और बॉडी हेयर ज्यादा होंगे। ठीक है, बाकी स्ट्रेच मार्क्स, इस तरह के मार्क्स पड़ेंगे स्किन के ऊपर, और साथ में ओबेसिटी तो बताया ही था आप लोगों को, मोटापा। ठीक है, थिन आर्म्स एंड लेग्स। ठीक है, जो आर्म्स और लेग्स होंगी वो क्या होंगी, थिन होंगी। सिमिलरली थिन स्किनिंग, और दीज आर, और साथ में फैट पेड, बफलो हम्प, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, बैल के पीछे जो गर्दन में वो होता है, तो इसी टाइप का ना फैट यहाँ पे डिपॉजिट होगा, जस्ट लाइक अ बफलो हम्प। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कशिंग सिंड्रोम। और कशिंग सिंड्रोम क्यों होता है, देयर आर मल्टीपल रीजंस। ठीक है, कशिंग सिंड्रोम हमारे पास, और ये है क्या, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल की क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन है। और ये किस वजह से होता है, तो कई बार ऐसा होता है, कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करता है, एसीटीएच करता है, और एसीटीएच कहाँ से आता है, हाइपोथैलेमस, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी टाइप का कैंसर है, किसी टाइप की मैलिग्नेंसी है, या ब्रेन में किसी टाइप का ट्यूमर है जो एक्स्ट्रा कॉर्टिसोल रिलीज करता है या एक्स्ट्रा एसीटीएच रिलीज करता है, तो वो आके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और कॉर्टिसोल ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा, और फिर हमें कशिंग सिंड्रोम होगा, और ये सारे के सारे सिम्टम्स हमें ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ इस वाली डायग्राम में देखें, तो दीज आर द सिम्टम्स, मून फेस, बफलो हम्प, ठीक है, मसल वेस्टिंग एंड थिन एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आर्म्स और लेग्स उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की क्या होंगी, थिन होगी, व्हाई। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि मसल्स, जो आर्म्स होते हैं और लेग्स होती हैं, वहां पे जो कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोल प्रोटीन की डिग्रेडेशन को वो करवा देता है ना, प्रोटीन की डिग्रेडेशन करवाता है और अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन करवाता है। तो इसलिए क्या होगा, प्रोटीन लॉस होगा, प्रोटीन आर एसेंशियल टू मसल्स, तो प्रोटीन लॉस होगा तो मसल भी डिटीरियोरेट होंगे, और इस तरह से आपकी जो आर्म्स हैं और लेग्स हैं वो थिन हो जाएंगी। ठीक हो गया।
कॉजेज देख लें, लॉन्ग टर्म ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड मेडिकेशंस। अगर लॉन्ग टर्म ग्लूकोकोर्टिकॉइड मेडिकेशंस लेना तो इस वजह से नंबर 1 कॉज। नंबर 2 कॉज पिट्यूटरी ट्यूमर, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी टाइप का ट्यूमर हो, ठीक है। एक्टोपिक एसीटीएच प्रोडक्शन ट्यूमर, तो कई बार ना ऐसे फॉर एग्जांपल ब्रेन में ऐसा ट्यूमर आ गया जो एसीटीएच साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड भी बना रहा है और वो ट्यूमर भी बना रहा है, तो वो ट्यूमर आएगा, अब एसीटीएच ब्लड में रिलीज होगा, वो आके एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, ये कॉर्टिसोल रिलीज करेगा और ये कशिंग सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ओके। बाकी ट्रीटमेंट क्या है भाई? तो ट्रीटमेंट हमारे पास इसका ये होगा कि जो कॉर्टिसोल और एसीटीएच को ब्लॉक करने वाली जो मेडिसिन होती है ना, इनके अगेंस्ट जो काम करने वाली मेडिसिन होती है वो लेते हैं। ठीक है, नो इट्स कशिंग सिंड्रोम डिपेंड, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है और जेनेटिक भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की फैमिली जेनेसिस में ये चीज, फैमिली के अंदर ये चीज है, फैमिली की जेनेटिक्स में ये चीज है कि उसको फॉर एग्जांपल 30 साल बाद ब्रेन में ऐसा ट्यूमर डेवलप होगा जो एक्टोपिकली एसीटीएच रिलीज करेगा, तो यस डेफिनेटली जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, बट देयर आर आल्सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिकेशंस, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो मेडिकेशन आप उनको बहुत लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को कशिंग सिंड्रोम? अब एडिसन्स डिजीज की बात करते हैं। अब एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, इसमें कॉर्टिसोल रिलीज ही नहीं होता, तो जब देखें कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होता तो क्या हो रहा है? नहीं, कई बार सर्दी में भी यहाँ पे ब्राउन फैट जमा हो जाता है, जस्ट पीछे आप लोगों की जो गुद्दी है वहां पे, ठीक है, नेक के पिछली साइड पे सर्दियों में भी फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और एक छोटे जो बेबी होगा ना, उसके अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज अलग से नजर आएगी, तो वो थर्मोजेनेसिस करवा के देती है हमें, वो फैट हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इस डिजीज की वजह से ही हो। ठीक है, हम देखें एक चीज पढ़ते हैं ना तो उसको जर्नलाइज कर देते हैं, बहुत जर्नलाइज कर देते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम तो इस वजह से हो रही थी, तो ये ऐसा क्यों है? अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कशिंग सिंड्रोम की वजह से बफलो हम डेवलप हो रहा है, तो नॉर्मली सर्दियों में भी बफलो हम जैसा बड़ा तो नहीं, लेकिन नॉर्मली फैट की डिपोजिशन हो जाती है यहाँ पे, जस्ट नेक की पीछे वाली साइड पे, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे, जो बाद में क्या करवाती है, फैट हीट की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। यस हसन, राइट, हार्मोनल प्रॉब्लम से भी हो सकती है ये चीज। ओके, एडिसन्स डिजीज की बात करते हैं, तो डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स रिजल्ट्स इन एडिसन्स डिजीज। ठीक है, यस बिल्कुल हमारे लिए अच्छा होता है, वरना हम सर्दी से मर जाएंगे। तो एडिसन्स डिजीज में क्या होता है हमारे पास, हमारे पास जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स होते हैं ना, उनकी सीक्रेशन कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मेन हार्मोन इज कॉर्टिसोल, तो कॉर्टिसोल बहुत कम होगा तो फिर क्या होगा, जब कॉर्टिसोल कम होगा तो फिर हमें लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, लो ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, वीकनेस, ये सारी चीजें फील होंगी। ठीक है, एंड एडिसन डिजीज इज सपोज टू बी इन ऑटो इम्यून डिजीज। अब ये ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? यस, व्हाट इज ऑटो इम्यून डिजीज? मैंने टाइप 2 डायबिटीज में बताया था एक ऑटो इम्यून डिजीज का कॉन्सेप्ट। वैसे डायबिटीज को हम अलग से एक क्लास में डिस्कस करेंगे, और एक क्लास आप लोगों की मैं ना ऐसे लूंगा जिसके ऊपर हमें नॉर्मली बायो की चीज तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम ना ग्लोबल वार्मिंग और इससे रिलेटेड अवेयरनेस की बात करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान इज वन ऑफ द टॉप कंट्री, ठीक है, टॉप वल्नरेबल कंट्री एज फार एज आफ्टर शॉक्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर कंसर्न। ठीक है, क्या 4 प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं? तहीरा, ओके हसन, 21% फैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। जी, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे सेल्स को खुद ही कर देता है,
वाई, ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? हमारा इम्यून सेल्स हमारे अपने सेल्स को ही क्यों मार देते हैं? हमारे अपने सेल्स को तो इम्यून सिस्टम यूजुअली नहीं मारते, लेकिन वाई, क्यों ऐसा होता है? व्हाट्स द रीजन? टी सेल्स एंड बी सेल्स, ओके, टी सेल्स बी सेल्स, ठीक है, बाकी ओल्ड हो जाते हैं, ओके, और इसके अलावा एड्स, एचआईवी, ओके, ठीक है। अच्छा देखिए, फॉर इंस्टेंस यहाँ देखें ना, हमारे इम्यून सिस्टम इतना जालिम नहीं है कि हमारे सेल्स को पूरी तरह से मान ले। जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है ना, इसको अभी तक फुली हम नहीं से सीख पाए, मतलब फुली इसके बारे में लर्न नहीं कर पाए कि एक्चुअली में ये कैसे होती है। लेकिन बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक ये है कि हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो वो है ना, जो सेल्स है, वहां पे कोई इन्फेक्शियस एजेंट चला गया, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, ठीक है। तो जब कोई ऐसी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे सेल्स के अंदर चले गए ना, तो अब जो सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, इम्यून सेल्स जो होते हैं, या नेचुरल किलर सेल्स, वो सेल के अंदर जाके तो नहीं मार सकते ना उसको, ठीक है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये पता लग जाता है कि इस सेल के अंदर क्या है, क्या छुपा हुआ है, एक इन्फेक्शियस एजेंट छुपा हुआ है, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। जैसे जस्ट लाइक हम फॉर एग्जांपल एक फोर्स है, फौज है, लेट्स से, वो ऑपरेशन कर रही है, और उन्हें पता लगा कि भाई इस घर के अंदर टेररिस्ट हैं। अब वो अंदर जाएंगे तो उसके लिए डेंजरस है ना, ठीक है। वैसे घर में तो जा सकते हैं, अंदर घुस के मार सकते हैं, लेकिन सेल के अंदर सेल्स का जाना मुश्किल है बहुत। तो इसलिए फिर क्या होता है, वो बाहर से ही अटैक कर देते हैं, बाहर से ही बड़ा बम फोड़ देते हैं, चलो भाई उधर ही मर जाए। तो सिमिलरली हमारे इम्यून सेल भी यही करते हैं कि वो हमारे सेल के ऊपर, एक्चुअली में वो जो पैथोजन होता है ना, अपने आप को तो वो सेल के अंदर छुपा लेते हैं, लेकिन सेल की सरफेस के ऊपर उससे रिलेटेड कुछ प्रोटीन्स एक्सप्रेस हो जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम वहां से एक्टिवेट हो जाता है, वहां से उसको पता लग जाता है कि हाँ भाई इस सेल के अंदर कोई ना कोई माइक्रोब, कोई ना कोई चीज छुपी हुई है। तो वो क्या करता है, अब वो उसको अंदर तो जाके नहीं मार सकता, तो फिर वो क्या करेगा, वो पूरे के पूरे सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। अब जब पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, इम्यून सिस्टम की इंटेंशन गुड है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, पूरे सेल डिस्ट्रॉय हो गए, तो फिर काम से गए हो, फिर तो ठाकुर काम से गए हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे सेल डिस्ट्रॉय हो गए, तो फिर ना बनेगा हमारे पास कॉर्टिसोल, ना बनेगा एल्डोस्टेरोन, ना कोई और, ठीक है। तो दैट्स द रीजन। एक ये चीज है, एक ये कॉन्सेप्ट है ऑटोइम्यून डिजीज का। बाकी देयर आर डिफरेंट अदर रीजंस जिसकी वजह से हमारे पास ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज में भी यही ऑटोइम्यून डिजीज वाला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास, जी बिल्कुल ऐसा ही है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स किस चीज को किल कर देती हैं हसन? यू आर टॉकिंग अबाउट हमारे सेल्स, हमारे ह्यूमंस के सेल्स, या बैक्टीरिया, पैथोजन वगैरह? बोथ। देखिए, एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स ओनली वर्क्स अगेन बैक्टीरिया, ओके। जो बैक्टीरिया होता है ना, उसके अगेंस्ट काम करती है, वायरस के अगेंस्ट, हमारे सेल्स के अगेंस्ट काम नहीं करती, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स ओनली वर्क्स अगेंस्ट बैक्टीरिया। हमने इनफैक्ट जितनी भी एंटीबायोटिक बनाई है ना, वो इतना वो नहीं करती, हमें इतने ज्यादा नुकसान नहीं देती। हाँ, साइड इफेक्ट्स अलग चीज है, लेकिन सेल को मारना इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। सेल को मारने का जो टेक्निकली काम करती है ना, जैसे हमारे ह्यूमन सेल्स को मारने का, तो वो एंटी कैंसर मेडिसिन करती है, ठीक है। एंटीबायोटिक नहीं नहीं किल करती, हाँ वो पैथोजेंस को किल करती, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, लेकिन वायरस को भी किल नहीं कर सकती। तो फिर सवाल बनता है, कई बार ऐसा होता है कि वायरल इन्फेक्शन में हम एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं। तो ये चीज तो ये चीज हमारे पास, हमारी सोसाइटी में मिसफिट है। हम हर एक चीज में बस, जैसे हल्का सा गले में दर्द आ गया, चलो भाई ऑगमेंटन ले लो। तो ईज हमारा हमारे पास बहुत ईज है, आसानी से एंटीबायोटिक मिल जाती हैं। अब्रॉड में ऐसा नहीं होता, बड़ी मुश्किलों से चीजें मिलती हैं, मतलब प्रॉपर चीजें करनी होती हैं, ठीक है।
ओके, सो एडिसन्स डिजीज में यह सारी चीजें हैं। बाकी यहाँ देख सकते हैं। ओके, सो एड्रेनल ग्लैंड सफिशिएंट हार्मोन रिलीज नहीं करता। अ, ठीक है, बाकी जो है वो ये सिम्टम्स आप लोगों को बता दिए। ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन, अच्छा स्किन में पिगमेंटेशन ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा। ठीक है, दीज आर द ऑल द सिम्टम्स। एंड ओके, आगे थायमस है। यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को? अब यहाँ और कोई हार्मोन्स रह गया है, ये हमने डिस्कस कर लिया। एड्रिनल ग्लैंड डिस्कस कर लिया डिटेल में। ठीक है, देन हमने बात कर ली, एल्डोस्टेरोन की बात कर ली, एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात कर ली है, एड्रिनल ग्लैंड की बात कर ली है। ठीक है, डायबिटीज के बारे में हम अलग से एक क्लास लेंगे, क्योंकि दिस इज समथिंग जो कि हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर रही है, और इसके ऊपर अलग से बात होगी। एंड देन साथ साथ में पेंक्रियाज की हम बात कर चुके हैं, पैराथायराइड की भी बात कर चुके हैं। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है पैराथायराइड? पीटीएच, पैराथॉर्मोन। बुक का कवर दिखा दें? अब यहाँ पे देखो, ये वो वाला नून नहीं है, अब नून 2.0 है ये, यहाँ पे पिक्चर नहीं दिखा सकते अभी, वो वाला ऑप्शन ही नहीं है अभी। पैराथायराइड, ग्वाइटर, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैक्सिडीमा, और ये हम सारे कर चुके हैं ना, हाँ ये से हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ओके, कल की एक क्लास फाइनल हम लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा हार्मोन्स का फंक्शन कैसे करते हैं ये। ठीक है, एंड बाकी हम बाकी चीजें डिटेल में देखेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबायोटिक को किल कर देती हैं। हसन माइक पे आ जाओ अगर इससे कंफ्यूजन हो रही है तो। और मैंने जस्ट ओवरऑल बात की है। माइक पे आ जाओ अगर ज्यादा वो कंफ्यूजन है। एंटीबायोटिक्स, ओके, इंटीरियर पिट्यूटरी हमने डिस्कस कर लिया था, इसके ये सारे हार्मोन्स, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एंड एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स नहीं पढ़ा हमने। नहीं बेटा, अभी और बहुत सारी चीजें बाकी हैं इसमें, डोंट वरी, बहुत सारी चीजें बाकी हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गया, नर्वस कोऑर्डिनेशन हो गया, थोड़ी सी चीजें और हैं, वो देखेंगे, और देन फिर खत्म। ठीक है, ओके, चलें, होप्स तो सब लोगों को यहाँ तक। हाँ, बुक आप लोगों ने सबने परचेज कर ली? बुक सबने परचेज कर ली ना? ओके, चलें, दैट्स गुड।